हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनजे एक्सप्लेन में। और यह है नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव की कॉमिक्स संहार। तो चलिए इस कॉमिक को शुरू करते हैं। एक प्रचलित थ्योरी के अनुसार जब जब प्रकृति में असंतुलन पैदा होने लगता है तब तब प्रकृति स्वयं ही अपना भयावह रूप दिखाकर देती है असंतुलन पैदा करने वाले कारण का संहार। ये आम बादल नहीं है नागराज, इनमें से तो लोहे की बूंदें बरस रही और ये गोलियों की तरह शहर पर बरस रही है। यह तो मैं भी जान गया हूँ ध्रुव, तुम ये बताओ कि इसको रोका कैसे जाए। भारतीय कम्युनिकेशंस के सौजन्य से आज हम आपको एक अनोखा शो दिखाने जा रहे हैं। ऐसा शो टेलीविज़न के इतिहास में पहली बार दिखाया जा रहा है। इसकी लोकप्रियता का अंदाज़ा सिर्फ इसी से लगाया जा सकता है। इस शो का सारी दुनिया में अलग अलग टेलीविज़न चैनलों पर सजीव प्रसारण किया जा रहा है। जिन देशों में रात है वहाँ की सड़कें तो सुनसान हैं, लेकिन ऐसा नज़ारा उन देशों की सड़कों का भी है जहाँ पर इस वक्त सूरज चमक रहा है। कारण सिंपल सा है, हर शख्स आज अपने टीवी सेट के सामने बैठना चाहता है। हम एक बात और साफ कर दें, और वह यह कि ये शो चैरिटी शो है। इस शो से होने वाली सारी कमाई दुनिया भर के उन बच्चों का भविष्य संवारने में लगाई जाएगी जिनका दुनिया में कोई नहीं है, हमारे और आपके अलावा। तो दोस्तों, बहुत सस्पेंस हो गया, बहुत बातें हो गई। अब वक्त शो को शुरू करने का है। और यह नायाब शो दो ऑल टाइम ग्रेट सुपर हीरोज के बीच रेसिंग डिबेट का है। नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव के बीच रेसिंग मुकाबले का। और इस जोड़ी की तरह यह रेस भी अपने आप में अनोखी है। आइए हम आपको इस रेस के नियमों से परिचित करा दें। तुम दोनों इस रेस के नियम पहले से ही जानते हो, लेकिन फिर भी मैं एक बार नियमों को दोहरा देता हूँ। तुम्हारे सामने 2 किलोमीटर गहरी एक घाटी है और घाटी की दूसरी तरफ वह छोटी नजर आ रही जिसका नाम K99 है। इस रेस का अंत वही चोटी है। तुमको दाहिनी तरफ से होते हुए उस चोटी तक पहुंचना है नागराज, और सुपर कमांडर ध्रुव बाई तरफ से K99 की ओर बढ़ेगा। तुम दोनों ही अपने उन शक्तियों और साधनों का प्रयोग कर सकते हो जिनका प्रयोग तुम अपराधियों को पकड़ने के लिए करते आए हो, सिवाय स्टार हेलीकॉप्टर के। और ऐसे जो उस चोटी तक पहले पहुंचेगा वही जीतेगा। रेस ठीक 1 मिनट बाद शुरू होगी, गन की आवाज़ के साथ। बेस्ट ऑफ लक टू बोथ टू यू। कितना खूबसूरत दृश्य है ना नागराज। दृश्य तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये ठंड अच्छी नहीं लग रही। ठंड तो हमारी रेस शुरू होते ही दूर हो जाएगी। फिलहाल तो सामने का खूबसूरत नज़ारा देखो। प्रकृति ने पृथ्वी को कितना अलग अलग तरीके की चीज़ों से सजाया है। जंगल, पहाड़, नदियाँ, बादल और सागर। कैसे सोचा होगा प्रकृति ने ये सब। रेडी, गेट सेट एंड गो। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे प्रकृति कोई जीती जागती चीज़ हो। वैसे एक बात तो बताओ, प्रकृति को हमेशा स्त्री क्यों समझा जाता है? मदर नेचर या प्रकृति माँ ही क्यों कहा जाता है? वह शायद इसलिए क्योंकि प्रकृति माँ की तरह हमारा पालन पोषण करती है, हमको अपने खजाने दे देकर हमारी प्रगति का रास्ता दिखाती है, और हम उन खजानों का दुरुपयोग करके प्रकृति की रगों में प्रदूषण का जहर घोलते रहते हैं। रेडी, गेट सेट एंड गो। और रेस शुरू हो गई। इस बारे में बाद में बहस करेंगे, तो फिर बहस से पहले रेस जीत कर दिखाओ। रेस शुरू हो गई और पूरी दुनिया में उत्तेजना की लहर दौड़ गई। बकअप नागराज, बकअप को कर शटअप। ये रेस ध्रुव जीतेगा। अरे जा, नागराज की शक्तियाँ का ध्रुव भला क्या खाकर मुकाबला करेगा। दिमाग से बड़ी ताकत कोई नहीं होती, और वह ताकत ध्रुव के पास है। यह अद्भुत रेस शुरू हो चुकी है। नागराज और ध्रुव दोनों ही अभी ढलान पर ही फिसल रहे हैं। इस आइस स्लोप पर वैसे तो स्कीइंग करने वाले काफ़ी तेज़ गति से फिसलते हैं, लेकिन इन दोनों के पास स्की न होने के कारण इनकी गति काफ़ी कम है। अब यह कहना मुश्किल है कि रेस में किसका पलड़ा भारी। ये रेस के कमेंटेटर का ख्याल था। नागराज का ख्याल इससे ज़रा अलग था।
सर्कस में ही पला बड़ा होने के कारण ध्रुव कलाबाजी में मुझसे ज़्यादा माहिर है, इसलिए वह अपने शरीर को मोड़कर अपनी गति को बढ़ा ले रहा है और मुझसे आगे निकलता जा रहा है। मुझे भी नया पैतरा चलाना पड़ेगा। शीतनाग कुमार, आदेश करो नागराज। मैं फिलहाल इस रेस में पिछड़ रहा हूँ शीतनाग कुमार। तुम अपनी शीत शक्तियों का प्रयोग करके मेरे लिए बर्फ की बनी स्की तैयार करो। ये नियम के विरुद्ध तो नहीं होगा ना नागराज? नहीं शीतनाग, तुम मेरी शक्तियों में से एक हो और मैं रेस के दौरान अपनी किसी भी शक्ति का प्रयोग कर सकता हूँ। तब तो ठीक है नागराज, ये लो बर्फ की बनी स्की। नागराज के प्रशंसकों में खुशी की लहर दौड़ गई। ये नागराज इज द बेस्ट। अब तो नागराज के पास की है। ध्रुव अब उसकी स्पीड का मुकाबला कभी नहीं कर पाएगा। करेगा। ध्रुव कोई न कोई रास्ता ढूंढ लेगा। ध्रुव कभी हार नहीं सकता। ध्रुव वाकई हार मानने वालों में से नहीं था। ओह, नागराज ने शीत कुमार की मदद से स्की का इंतजाम कर लिया है। वह मुझसे आगे निकलना जा रहा है। मुझे भी अपनी स्पीड बढ़ाने का इंतजाम करना होगा। तेजी से नीचे गिरते ध्रुव के पैर कुछ उभरी चट्टानों से टकराए। वे चट्टान ढलान पर तेजी से नीचे लुढ़कने लगी और उन पर बर्फ की पर चढ़ कर उनका आकार बढ़ने लगा। यस, बन गया काम। अब बस मुझको इन चट्टानों पर चढ़कर अपना संतुलन बनाए रह और ऊपर वाली चट्टान से नीचे वाली चट्टानों पर कूदते जाना है। ही ही, क्या कलाबाजियाँ है। कमॉन ध्रुव, कमॉन। और तेज फिसलो नागराज, और तेज। प्लीज हारना मत। ध्रुव और नागराज लगभग एक साथ ही ढलान से नीचे उतरे। दोनों के ही प्रशंसकों की अपने अपने हीरो को जिताने की उम्मीदें अभी भी बरकरार है, लेकिन अब मुकाबला ज़रा मुश्किल होता नजर आ रहा है, क्योंकि रेस के इस समतल से के ऊपर बिछी बर्फ ने क्या क्या खतरे छुपाए हुए हैं, ये किसी को पता नहीं। सुन रहे हो पैर? ओह, अब उसकी किसी काम की नहीं आएगी। इस समतल सतह को सिर्फ दौड़कर पार किया जा सकता है। सुनहरे पैरों के कारण ध्रुव को पता ही नहीं चला कि कब उसके पैरों के नीचे की सतह जवाब दे गई। ओह, इस हिस्से को पार करने का एकमात्र तरीका दौड़ना है, लेकिन इस ठंडी बर्फ से पैर सुन्न होते जा रहे हैं और ध्रुव का शरीर पतली बर्फ को तोड़ता हुआ उस गहरे दरे में तेजी से गिरने लगा। उफ, कि स्टार लाइन अटकाने तक की जगह नहीं मिल रही। सभी दर्शकों में सनसनी की एक लहर दौड़ गई। ओ माय गॉड, ध्रुव खाई में गिर गया। घबराओ मत, ध्रुव ऐसे खतरों से कई बार निपट चुका है। वह अभी बाहर आ जाएगा, लेकिन फिर रेस का क्या होगा? इतनी देर में तो नागराज बहुत आगे निकल जाएगा। नागराज भी चकित था। ध्रुव का ही नजर नहीं आ रहा है। क्या वह बहुत आगे निकल चुका है? यह आश्चर्य की बात है। रेस शुरू करने से पहले इस पूरे रेस कोर्ट को अच्छी तरह से चेक किया गया था। पूरे रेस कोर्ट पर बर्फ की 10 फीट मोटी परत थी, जिसके टूटने का सवाल नहीं था, लेकिन फिर भी हमारी रेस्क्यू टीम पूरी तरह से तैयार है। नहीं नागराज, मैं बर्फीली सतह के ऊपर किसी भी जीवित वस्तु को महसूस कर सकता हूँ। मुझे ध्रुव का कोई आभास नहीं हो रहा, यानी ध्रुव बर्फ की सतह के नीचे है, जिसका मतलब है कि वह जरूर किसी खाई में गिर गया है। हमें उसको बचाने के लिए जाना होगा। हमको पूरी उम्मीद है कि जल्द ही हम ध्रुव को सुरक्षित बाहर निकाल लेंगे। अगर वह अब तक जिंदा बचा होगा तो जल्दी करो। अगर ध्रुव किसी चट्टान के सहारे लटका होगा तो वह ज़्यादा देर तक लटका नहीं रह पाएगा। तुम रस्सी के सहारे नीचे उतरो, मैं ऊपर से तुमको कवर करता हूँ। कवर बाद में करना, फिलहाल तो यहाँ अपनी कब्र बनाने वाली है। भागो यहाँ से। पर क्यों? क्योंकि ऊपर से बर्फ का पहाड़ हम पर गिर रहा है। सवालांच आ रहा है। सवालांच, और यहाँ पर यह तो असंभव है। यहाँ पर सवालांच एवलांच कभी नहीं आता। बर्फ का वह पहाड़ दोनों को अपने अंदर दबाता चला गया। उफ, अब हम किसको बचाएं? नागराज, ध्रुव या इन दोनों को? ध्रुव को ढूंढने में समय लगेगा। पहले इन दोनों को बर्फ से बाहर निकालते हैं। आह,
ध्रुव अभी तक जीवित था। आह, किस्मत मेरे साथ है। मैं इस तरह से और ज़्यादा देर तक लटका नहीं रह सकता। लेकिन एवलांच ने मेरी मुश्किल को आसान कर दिया है। बर्फ के इस पहाड़ ने गिला कर ऐसी ढलान बना दी है जिस पर चढ़कर बाहर निकला जा सकता है। ध्रुव, ध्रुव, तुम सही सलामत खड्डे से बाहर निकल आए। शुक्र है भगवान का। लेकिन तुम्हें बचाने के लिए नीचे उतरे दो बचाव कर्मी बर्फ के इस पहाड़ में दब गए और हमको पता नहीं चल पा रहा है कि वे किस स्थान पर दबे हुए। मेरी शक्तियाँ बर्फ के अंदर की वस्तुओं पर काम नहीं करती हैं, इसलिए मैं भी उनको ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। और अगर उनको जल्दी न ढूंढा गया तो हवा की कमी और बर्फ की ठंड उनको मार डाली। ओह, मैं अब स्टार ट्रांसमीटर द्वारा रेस्क्यू हेलीकॉप्टर से संपर्क करता हूँ। शायद उनके पास ऐसे हीट सेंसिटिव यंत्र हो जो बर्फ के अंदर दबे सुरक्षा कर्मियों को ढूंढ सके। हेलो ध्रुव यार, आप हीट सेंसिटिव यंत्र की मदद से हमको बचाव कर्मियों की स्थिति बताएं। हीट सेंसिटिव यंत्र फिलहाल बेकार है ध्रुव, क्योंकि बर्फ में दबे होने के कारण बचाव कर्मियों के शरीर गर्म से ठंडे हो चुके होंगे। ओह, तब तो एक ही तरीका है। हमको मेटल डिटेक्टर यानी धातु खोजी के यंत्र की मदद से उनको ढूंढना होगा। एक ऐसा मिनी यंत्र मेरे पास है। धातु खोजी के यंत्र से हाड़ मांस की इंसान भला कैसे मिलेंगे ध्रुव? ध्रुव की सोच सही है शीतना कुमार। बचाव कर्मी के पास कई यंत्र धातु के होते हैं। मेटल डिटेक्टर उन यंत्रों को ढूंढेगा जल्दी। और यहाँ पर वे धातु यंत्र होंगे, वहीं पर सुरक्षा कर्मी या फिर कहे बचाव कर्मी भी होंगे। दो जगहों से संकेत मिल रहे हैं नागराज, वहां से और यहाँ से। इन जगहों पर खोदते हैं जल्दी। ओ थैंक्स नागराज और ध्रुव। आज तो उल्टा हो गया। हम बचाने आए थे ध्रुव को, पर ध्रुव को हमें बचाना पड़ा। कभी कभी ऐसा ही भी होता है। चल रेस शुरू करते हैं नागराज। मैं अपनी जगह पर वापस पहुंचता हूँ। तब तक भागना शुरू मत करना ध्रुव। हमको तो ऐसा लग रहा था कि हमें रेस यहीं पर समाप्त करनी पड़ेगी, लेकिन इतने खतरनाक हादसे के बाद भी हमारे सुपर हीरोज ने हिम्मत नहीं हारी। रेस फिर से शुरू हो गई है। वाह, सुपर हीरोज हो तो ऐसे। अब मुझको संभाल कर चलना पड़ेगा शीतनाग। पता नहीं कहाँ पर खतरा छिपा पड़ा है। तुम इसकी चिंता मत करो नागराज। मैं तुम्हारे पैरों के नीचे की बर्फीली सतह को इतना पतला होने ही नहीं दूंगा कि वह टूट सके। तुम तो बस भागते रहो, मैं तुम्हारे शरीर को ठंड से बचाए रखूंगा। ये तो आश्चर्य की बात है शीतनाग कुमार। अब मुझको उतनी ठंड नहीं लग रही जितनी की रेस शुरू होने से पहले लग रही थी। शायद इतनी एक्सरसाइज करने से मेरे बदन में गर्मी आ गई है। ये तुमको ठंड न लगाने का एकमात्र कारण नहीं है नागराज। मैं भी कुछ गर्मी महसूस कर रहा हूँ। इस समय यहाँ का तापमान जितना होना चाहिए उससे काफ़ी ज़्यादा है, पर कारण समझ में नहीं आ रहा है। ध्रुव का दिमाग तेजी से चल रहा था। अब दो समस्याएं पैदा हो गई। एक तो मुझको यह पता नहीं है कि बर्फ की सतह अब और कहाँ से टूट सकती है, और दूसरे मेरे पैर भी ठंड से सुन्न हो रहे हैं। अब रेस को जितना तो दूर, रेस पूरी कर पाना भी मुश्किल लग रहा है। इस समस्या का कोई हल निकालना पड़ेगा। मैं अपने प्रशंसकों को निराश नहीं कर सकता। यस, मैं दोनों समस्याओं को एक साथ दूर कर सकता हूँ, और ऐसा करने का एक तरीका भी साधारण सा है। मुझे बस अपनी स्टार लाइन को इस चट्टान और उस चट्टान के बीच में लटकाना है, और फिर मैं इस हवा में झूलती रस्सी पर चढ़कर यह रास्ता कर सकता हूँ। अब मैं स्टार लाइन को आग चट्टानों में अटकाता हूँ, और फिर मुझे न तो अपने पैरों की चिंता करनी पड़ी और न ही बर्फीली सतह के टूटने की। देखा शीतनाग, ध्रुव का दिमाग भी कमाल का है। कितनी आसानी से उसने बर्फीली सतह के टूटने की समस्या को सुलझा लिया, और वह हमसे आगे निकल रहा है। जल्दी से कुछ सोचो नागराज, वरना वह समतल सतह पार करके हमसे पहले चढ़ाई की शुरुआत तक पहुंच जाएगा। अब मैं क्या करूं? मैं भी सरप्रासी
को चट्टानों पर अटका सकता हूँ, पर सर्प ठंड सहन नहीं कर पाएंगे और मैं और ज़्यादा लंबे कदम नहीं रख सकता हूँ। ध्रुव स्टार लाइन पर दौड़ रहा था। इस तरीके से मैं नागराज से पहले चढ़ाई की शुरुआत तक पहुंच जाऊंगा। और फिर अरे वाह, नागराज ने तो यह कमाल का आइडिया सोचा है। अब तो वह भी मेरे साथ साथ ही चढ़ाई की शुरुआत तक पहुंच जाएगा। यह तरीका सोचा था नागराज। वाह नागराज, अब ध्रुव तुमको पीछे नहीं छोड़ पाएगा। दोनों एक ही साथ चढ़ाई की शुरुआत पर पहुंचे थे। उफ, मैं स्टार लाइन के सहारे आराम से चढ़ सकता था, लेकिन सारी स्टार लाइन मैंने यहाँ तक पहुँचने में ही ख़त्म कर दी है। अब तो हाथों के सहारे ही चढ़ना पड़ेगा। ये लंबी सर्प टांगे अब किसी काम नहीं आएंगी। सर्प रस्सी भी ठंड के कारण बेकार है। अब तो चट्टान पकड़ पकड़ कर ही चढ़ना पड़ेगा। दोनों ने रेस का अंतिम चरण शुरू कर दिया। अब ध्रुव तुमसे जीत नहीं पाएगा नागराज, क्योंकि मैं इस चढ़ाई पर बर्फ की एक सपाट ढलान बना दूंगा और तुम उस पर चिपक कर चढ़ते हुए फटाफट ऊपर पहुंच जाओगे। दर्शकों का रोमांच अपनी सीमाएं तोड़ रहा था। नागराज का एक नया आइस स्लोप बनाकर उस पर चढ़ रहा है। यह तो चीटिंग है। चीटिंग कैसे है? ध्रुव भी तो बर्फ पर न चलकर स्टार लाइन पर चला था। वह चीटिंग नहीं थी क्या? झगड़ो मत यारों, दोनों ही सही कर रहे हैं। रूल्स के मुताबिक दोनों अपनी अपनी पावर का यूज़ कर सकते हैं और दोनों वही कर रहे हैं। इट्स फेयर। रेस लगभग खत्म होने ही वाली थी। आइसलो पर तेजी से लहराता हुआ नागराज चोटी तक पहुंच गया था। बस नागराज, अब तो तुम जीत गए। कुछ ही पलों में ये रेस खत्म हो जाएगी। लेकिन सामने दिखती मंजिल एकाएक दूर होती चली गई। ये क्या कर रहे हो नागराज? नीचे क्यों फिसल रहे हो? हमको तो और ऊपर जाना है, रेस के फिनिश तक। मैं जानबूझकर नहीं कर रहा हूँ शीतनाग। यह बर्फीला आइस स्लोप पिघल रहा है और पानी पर मैं अपनी पकड़ बनाए नहीं रह सकता। वातावरण और गर्म हो गया है नागराज। न जाने क्यों यहाँ का तापमान बढ़ रहा है। और हम घट रहा है। अब हम ध्रुव के बराबर आ गए। ध्रुव कलाबाजियाँ खाता हुआ चढ़ रहा है। कलाबाजी में मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता। कोई तरीका सोचना होगा। पर्वतारोहित ऐसी बर्फीली चट्टानों पर पकड़ बनाए रखने के लिए कांटेदार जूते यानी स्पाइक और कुदालियों का प्रयोग करते हैं। मुझे भी तेजी से चढ़ने के लिए कांटेदार पकड़ चाहिए, और कांटेदार पकड़ मुझे मिलेगी नागफनी सर्पों के कांटेदार शरीर से। ओह, नागराज स्पाइक सर्पों की मदद से तेजी से चढ़ रहा है। मुझे भी अपनी गति बढ़ानी हो। रेस का अंत आने वाला है। नागराज ध्रुव से आकर निकल चुका है और अब ध्रुव के सामने एक लंबी और सीधी चढ़ाई है। ध्रुव के लिए इसको जल्दी चढ़ पाना लगभग असंभव है। अब यह तय है कि रेस नागराज ही जीतेगा। पर एक मिनट रुकिए, ध्रुव कुछ कर रहा है। ओहो, ध्रुव बर्फीली सतह पर अपने स्टार ब्लेड्स छोड़ रहा है। स्टार ब्लेड्स बर्फ में धंस रहे हैं और ध्रुव उन ब्लेड्स को पकड़ता हुआ और दूसरे ब्लेड्स को धंसाता हुआ सीधी चट्टान पर चढ़ता जा रहा है। अब फिर से यह कहना मुश्किल हो गया है कि यह रेस जीतेगा कौन। ये तो फोटो फिनिश का मामला लगता है। दोनों ही चोटी तक पहुंच चुके हैं और नागराज ने हाथ पहले आगे बढ़ाए फिनिश पॉइंट पर लहराते झंडे को पकड़ने के लिए, और दूसरी तरफ से एक और हाथ ने आकर झंडे को पकड़ लिया है। दोनों ने एक साथ ही झंडे को पकड़ा है। यानी इस रेस में न कोई जीता है और न कोई हारा। या यूँ कहिए कि इस रेस में कोई हारा नहीं, कोई हारा, बल्कि दो लोग जीते हैं। वी हैव जॉइंट विनर्स नागराज एंड सुपर कमांडर ध्रुव। जो लोग कहते हैं कि चोटी पर सिर्फ कोई एक ही खड़ा रह सकता है, वे गलत कहते हैं। सहयोग से रहे तो चोटी पर पूरी दुनिया एक साथ खड़ी हो सकती है। ये बात तो सही है। अरे, नीचे की चट्टान हिल क्यों रही है? बर्फ पिघल रहे ध्रुव, क्योंकि गर्मी एकाएक बढ़ गई है। पर क्यों? ऊपर देखो नागराज, ऊपर एक दूसरा सूर्य चमक रहा है। ये उसी की गर्मी का नतीजा है। समझा? ये कोई उल्का है और जैसे जैसे ये धरती के पास आती जा रही,
वैसे वैसे बर्फ के पिघलने की गति बढ़ती जा रही। उल्का के गिरने की दिशा से ऐसा लग रहा है कि ये ठीक यहीं पर गिरने जा रही है, लेकिन अगर ये यहाँ से टकराएगी तो महाविनाश हो जाएगा। इसकी टक्कर से चट्टानों में जो कंपन पैदा होगा वह पूरे चट्टान को तोड़ देगा। तुम्हारा कहना ठीक है ध्रुव, लेकिन इस उल्का को रोकने के लिए हम कर भी क्या सकते हैं? ये घाटी जिसमें से हम रेस लगा कर यहाँ तक पहुँचे हैं, ये घाटी हमको बचा सकती है नागराज। घाटी हमको कैसे बचाएगी ध्रुव? ये घाटी 2 किलोमीटर से ज़्यादा गहरी, उल्का की गर्मी से बर्फ वैसे ही पिघल रही। अगर हम इस घाटी को पानी से भरकर झील का रूप दें तो उल्का पानी में गिरेगी। इससे उल्का ठंडी भी हो जाएगी और पानी इसकी चट्टानों से टकराने की गति को इतना कम भी कर देगा कि ये उल्का कुछ ज़्यादा नुकसान न कर पाए। ये तो समझे, लेकिन घाटी पानी से कैसे भरेगी? आसपास की बर्फीली चट्टानों पर अपने ध्वंसक सर्प छोड़ो नागराज। ध्वंसक सर्प के धमाके बर्फ को तोड़ेंगे भी और कुछ बर्फ को पानी में भी बदल देंगे। बर्फ और पानी के मिले-जुले मिश्रण से ये घाटी जल्दी बन जाएगी। सुनने में तो ये ठीक लगता है ध्रुव, लेकिन पता नहीं मैं ऐसा कर पाऊंगा या नहीं। न जाने मेरे पास इतने ध्वंसक सर्प है भी या नहीं जो 2 किलोमीटर गहरी घाटी को भरने लायक बर्फ पिघला सके। कोशिश करो नागराज, हमारे पास समय ज़्यादा नहीं है। नागराज ने कोशिश शुरू कर दी थी, लेकिन वह जानता था कि देव कालजी द्वारा वरदान में दिए गए विशेष नागफनी सर्प भी सीमित मात्रा में ध्वंसक सर्प पैदा कर सकते थे। ध्वंसक सर्प बर्फीली चट्टानों को तोड़ने और पिघलाने लगे और उल्का पृथ्वी के और करीब आती चली गई। दर्शकों की उत्तेजना अब घबराहट में बदल गई थी। हे भगवान, नागराज और ध्रुव हेलीकॉप्टर द्वारा वहां से निकल क्यों नहीं जाते? वे अपनी नहीं हमारी जानें बचाने के लिए सोचते हैं, इसलिए वे वहाँ पर डटे हुए हैं और इसलिए वे हमारे सुपरहीरोज हैं, हमारे रक्षक। नागफनी सर्प ध्वंसक सर्प पैदा करने के लिए नागराज के शरीर की ऊर्जा का ही प्रयोग कर रहे हैं और नागराज को हो रही कमजोरी का एहसास धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। विशेष नागफनी सर्पों ने एक बार मुझे बताया था कि वे ध्वंसक सर्पों को उत्पादन सीमित मात्रा में ही कर सकते हैं। उस वक्त मैंने इसका कारण नहीं पूछा था, लेकिन आज मुझे पता चल रहा है। इसका कारण यह है कि ध्वंसक सर्प मेरे शरीर की ऊर्जा के प्रयोग से ही ध्वंसक सर्प पैदा होते हैं। अब मैं और ध्वंसक सर्प पैदा नहीं कर सकता। अब तो मुझ में खड़े रहने की तो क्या बैठ सकने तक की ताकत भी नहीं। हिम्मत मत हारो नागराज, अब तो उल्का भी इतनी पास आ चुकी है कि इसकी गर्मी भी बर्फ को पिघलाने में तुम्हारी मदद करे। तुम इस वक्त हमारी एकमात्र उम्मीद हो नागराज। मैं कोशिश करता हूँ ध्रुव। घाटी अब तक बहुत हद तक पानी से भर चुकी थी और नागराज का शरीर ऊर्जा से खाली हो चुका था, लेकिन उसके दिल में हिम्मत अभी भरी हुई थी। नागराज, तुम जीत गए नागराज। तुमने घाटी को पानी और बर्फ से लबालब भर दिया। अब देखना यह है कि तुम्हारी यह मेहनत कामयाब होती है या नहीं। उल्का के टकराने के धमाके से पूरी पर्वत श्रृंखला थरथरा उठी। चारों तरफ भाप के बादल छा गए और फिर पर्वतों में पैदा हुई कंपन भी धीरे धीरे शांत होने लगा। हम कामयाब रहे नागराज। पानी ने उल्का की गति को खत्म कर दिया। ध्रुव, वो देखो, भाप के बादलों में एक आकृति सी बनती लग रही है। कुछ कुछ ऐसा मुझे भी लग रहा है, लेकिन बादल कभी कभी ऐसी शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। लेकिन अगले ही पल ध्रुव को अपना ख्याल बदलना पड़ा। तुम दोनों ने मुझे रोकने की कोशिश तो अच्छी की, पर मुझे रोक पाना असंभव है। प्रकृति पर इस ग्रह पर एक नई सृष्टि बना कर रख गया। ये बादलों की गर्जन है या ये आकृति बोल रही, पता नहीं ध्रुव। अब तो वह आकृति बादल गायब हो चुका है और अब कोई आवाज़ भी नहीं आ रही। कभी कभी ऊंचाइयों पर ऑक्सीजन की कमी के कारण ऐसा भ्रम होता है नागराज। हमको भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। नागराज और ध्रुव तो चिंतित जरूर थे, लेकिन पूरी दुनिया में खुशी की लहर दौड़ रही थी। न तेरा हीरो ध्रुव हारा और न ही मेरा हीरो नागराज। दोनों ही हीरो ग्रेट है यार। हम तो सिर्फ रेस देखने के लिए बैठे थे, लेकिन नागराज और ध्रुव ने हमको साथ में अपना एक
कारनामा दिखा दिया। बस मज़ा आ गया। असली मज़ा तो तब आएगा जब दोनों हीरो अवार्ड सेरेमनी में एक साथ ट्रॉफी को पकड़ेंगे। दोनों हेलीकॉप्टर में बैठकर समारोह स्थल के लिए जा चुके हैं। अवार्ड सेरेमनी के लिए महानगर को चुना गया था। दोस्तों, मैं संयुक्त राष्ट्र की तरफ से नागराज और ध्रुव का धन्यवाद अदा करता हूँ कि इन्होंने हमको एक अनोखी और रोमांचक प्रतियोगिता को देखने का मौका दिया, और साथ ही साथ उन तमाम बेघर बच्चों की तरफ से भी इनका शुक्रिया अदा करता हूँ जिनका भविष्य इस प्रतियोगिता की स्पॉन्सरशिप से मिले $20 मिलियन की मदद से सवार रह जाएगा। अब दोनों विजेता हमारे विशेष मेहमान संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष के हाथों ट्रॉफी ग्रहण करेंगे। तो दोस्तों, इस कॉमिक के इस पार्ट को यहीं तक समाप्त करते हैं। इस कॉमिक को के इस पार्ट को मैंने 25 पेज तक पढ़ लिया है। अब इसके आगे कॉमिक को मैं इसके अगले पार्ट में कवर करूँगा। तब तक अगर आप बाकी कॉमिक्स भी देख सकते हैं अगर आपकी मर्ज़ी हो। साथ ही मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही में एक अच्छा और प्यारा सा कमेंट भी डाल दीजिए जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। अब इस कॉमिक के इस पार्ट में मैं कोई स्पॉइलर तो देना नहीं चाहूँगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि इस कॉमिक का विलन जो है वो प्रकृति का भाई प्रकृति है। तो चलिए इस पार्ट को समाप्त करता है। जय हिंद, वंदे मातरम।